खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फरवरी की 13 तारीख सन 2025 जुमेरात का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं सलाम जेके, जहां पर हम खबर, तजिया, तबसरा आपके सामने रखते हैं, हालात वाक़ात की अक्कासी करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर हम गुफ्तगू करने के लिए रखा है आपके साथ, बल्कि हम आलमी सतह और मुल्की सतह की सियासत पर भी नज़र रखते हैं और आपके सामने वो तमाम खबरें, तजिए और तबसरे रखते हैं जो अभी तक सुर्खियों के अंदर बने हुए होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि प्रोग्राम सलाम जेके में आपकी आवाज़ को भी शामिल प्रोग्राम किया जाए और आखिरी 10 से 12 मिनट हम आपके साथ बिताते हैं इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारों के सामने आप अपनी आवाज़ को मौसर अंदाज में रख पाए और आपके मसाइल का हल हो। इसी उम्मीद के साथ आज भी इस ट्रांसमिशन को लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा साथ हमारे साथ देंगे, न सिर्फ टेलीविज़न चैनल पर आप हमारे साथ देंगे, बल्कि आप हमारा साथ देंगे हमारी राब्ता साइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर आप खबरें पढ़ भी लेते हैं और हमारे साथ राब्ते में भी रहते हैं और बराह रास्त नशियात आप QR कोड को स्कैन करके भी दुनिया भर में देख सकते हैं गुलिस्तान न्यूज़ को, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है और पहले पड़ाव के खबरों पर हम आने से पहले पड़ाव पर आते हैं और पहला पड़ाव होता है कि हम ज़रा हिस्ट्री को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हालात बने थे और उन हालात को किस तरीके से और किन अल्फाज के साथ याद करते हैं। हर दिन मेरे साथी आसिफ रशीद आपके सामने आते हैं जो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, और आज भी सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, उसके बाद खबरों का पिटारा खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। प्रोग्राम सलाम जी के आप देखना शुरू कर चुके हैं। 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके मौज़ूआत की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से जब बात हो रही है तो फरवरी की 13 तारीख है, साल 2025 ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। आज के दिन की चंद वाक़यात आपके सामने रखते हैं, जहां आज ही के दिन 1542 में इंग्लैंड की मलका को बाज़ाब्ता तौर पर लेथरीन, जिनका नाम था, इनको फांसी आज के दिन दे दी गई और 1713 में दिल्ली के सुल्तान जहांदाद शाह को गला दबाकर कत्ल 1713 में आज के दिन किया गया अंग्रेजी तारीख के मुताबिक। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ समेत आज ही के दिन अवध पर कब्जा। साल 1931 आज के दिन नई दिल्ली को हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत या नेशनल कैपिटल करार आज ही के दिन दिया गया। 1688 में स्पेन ने पुर्तगाल को एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम सरकारी तौर पर आज ही के दिन किया। 1689 में दिन आज का विलियम और मरियम इंग्लैंड के मुश्तरका हुक्मरान आज के दिन करार पाए। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1693 में कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी ऑर्जिनिया अमेरिका के अंदर पहली मरतबा खुला और खवातीन को अलग से दाखिला देने का फैसला इस कॉलेज के अंदर हुआ। 1575 आज के दिन रीम्स में फ्रांस के बादशाह हेनरी III की ताजपोशी हुई। 1788 आज ही के दिन वॉन हेटिंग्स पर इंग्लैंड में हिंदुस्तान के अंदर ज्यादतियों का मुकदमा शुरू हुआ और बाद में उनको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ी। जब हिंदुस्तान में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो हिंदुस्तान के अंदर मजालिम ढाने के इल्जामात इन पर हैं। 1795 अमेरिका की पहली रियासती यूनिवर्सिटी शुमाल कैरोलिना के अंदर आज के दिन खोलने का ऐलान हुआ। 1633 में अतालवी माहिर फल्कियात गैलीलियो कोलंब आज के दिन जैसे ही रोम पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और कहा जाता है कि वो शख्स थे जिन्होंने खास तौर से न सिर्फ इटली के अंदर बल्कि मुल्का हिस्सों के अंदर भी यहूदियों के खिलाफ जब कत्ल की साजिश रची गई तो बराह रास्त इनका भी हाथ उसमें मुलव्वस पाया गया। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन जाने वाला पहला सफरजान लंकास्टर बाज़ाब्ता तौर पर आज के दिन किया गया। दिन आज का तारीख 1601 और फरवरी की 13वीं तारीख को ये वाक़यात रोनमा हुए। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात शुरुआत में आपके सामने हमने रख दिए हैं। इसके बाद खबरों की तरफ चलेंगे, एक एक करके सामने आप सबके सामने वो खबरें जो न सिर्फ मकामी, कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, सबसे ज़्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली खबरें हैं। तो इब्तिदा मशरिक़ वस्ता की खबरों के साथ होगी, जहाँ पर सदर ट्रंप के एक बयान के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, बड़ी ताकतों की जानिब से बयानात का एक सिलसिला जारी है और ट्रंप ने जैसे ही गजा पर मुकम्मल कब्जे, यहां पर असर नौ तामीर के ऐलान का मंसूबा दुनिया के सामने रखा, बयान जारी हुआ वाशिंगटन से।
फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के मामले पर उन्होंने जब बात की तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ और इस पर चीन ने भी अपना पहला बयान जारी कर दिया है। बिल्कुल, चीन के दफ्तर खारजा का ऑफिशियल स्टैंड सामने आया है, जिन्होंने गजा के हक में अपना बयान देते हुए अमेरिका को दो टोक अल्फाजों में यह साफ कर दिया है कि इस तरीके से जो निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है ये दुनिया भर के उसूलों के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर किसी भी मुल्क को काबिल कबूल नहीं होगा। गजा फलस्तीनियों का है और फलस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। ये चीन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। चीन ने गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत कर दी है। चीनी तर्जुमान वजारत खारजा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें उन्होंने गजा फलस्तीन का है और फलस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। चीनी वज़ीर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हम गजा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालफत करते हैं और किसी भी कीमत पर अमरीकी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचने नहीं देंगे। दूसरी जानिब अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबलगियार ने भी फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की अरब दुनिया से मज़ाहमत की अपील की है और ये कहा कि ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल अरब दुनिया की बात तो अपनी जगह, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड अगर आप देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं चीन का सामने आया है, जिन्होंने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि जबरी बेदखली किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगी और जो मंसूबा तैयार किया जा रहा है कि ज़ेर कंट्रोल या खरीदने का, इसे भी किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। इधर चीन की तरफ से जब बात सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबा जो उनकी तरफ से कई बार अभी तक सामने रखा गया है, इसे वो सख्ती के साथ मुस्तरद करते हैं और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से अपनी बरहमी का इजहार भी कर चुके हैं। अरब दुनिया 100 साल से इस ख्याल के खिलाफ मज़ाहमत कर रही है और अब भी वो इस ख्याल के खिलाफ मज़ाहमत करेगी और चीन उनके साथ खड़ा रहेगा। और साथ साथ चीन की तरफ से इन अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है कि गजा को जिस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, आज कल मगरिबी किनारे की बारी होगी और इसका मकसद फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर जो बेदखल करके एक ऐसी सऊदी ताकत कायम करनी होगी जो किसी भी मुल्क के लिए खतरा पैदा हो सकती है। चीन की तरफ से बयान आया है। चीन के दफ्तर खारजा और वजारत खारजा का ऑफिशियल स्टैंड फ़लस्तीन को लेकर इस वक्त सामने आ चुका है। एक तरफ से जहां हम बात कर रहे हैं गजा फ़लस्तीन की, वहीं पर इस मशरक़ी वस्ता के अंदर एक और अहम तरीन बयान भी आया है। इजिप्ट और जॉर्डन ने भी अपने मौक़िफ़ के हवाले से वजाहत कर दी है और इजिप्ट और जॉर्डन के सरबराहान का इजलास टेलीफोनिक बातचीत हुई है जिसमें गजा की अरसर नौ तामीर का मंसूबा हाथ में लिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि अमेरिका जिस तरीके से बेदखली और बेइज्जती करके फ़लस्तीनियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ वो खड़े हैं और वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनी बाइज्जत अपनी जिंदगियां बसर करे गजा के अंदर। मिस्र और उर्दन सामने आए हैं और इसराइल की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ को यकीनी बनाया जाएगा, इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, ऐलान हो चुका है। और मिस्र के सदारती दफ्तर ने एक बयान जारी करके कहा है कि सदर अब्दुल फतेह सीसी के उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें दोनों रहनुमा फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक हो गए। साथ साथ मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा की तामीर नौ फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर होनी चाहिए, इस बात पर न सिर्फ मुत्तफिक हुए बल्कि ऐलान भी कर दिया कि अगर दीगर ममालिक भी इस मंसूबे में असर नौ तामीर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो भी बाज़ाब्ता तौर पर उनके साथ मिल सकते हैं। मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए सदर ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। मिस्र के सदर दफ्तर के मुताबिक दोनों सदूर ने इस सिलसिले में मुतलकीन के साथ राब्ता किया है और उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा है वो पहले से मुस्तरद कर चुके हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर से पिछले दिनों मुलाकात भी की थी और मुलाकात में गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी जो जिसका मंसूबा अमरीका बना रहा है उसको मुस्तरद करने का भी इरादा किया था और बाज़ाब्ता तौर पर दो रियासती हल की बुनियाद पर जोर दिया गया था और ऐसे में
अनाउंसमेंट्स भी साथ साथ की जा चुकी हैं, जिनके मुताबिक दौरे हाजिर में ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत थी और अब उस मंसूबे के तहत काम शुरू होगा जिस पर दोनों ममालिक मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये तो एक बात जो आपके सामने हमने रखी है, लेकिन जब बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं तो हज 2025 के ताल्लुक से भी फटाफट से एक अपडेट आपको बताते चले। सऊदी अरब ने जहां गुज़श्ता दिनों वीजा के हवाले से कवानीन में तब्दीली की सख्ती बरती, वहीं पर बच्चों के इस बार हज पर ले जाने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। किसी को भी इस बार इजाजत नहीं होगी, क्योंकि मुसलसल गुज़श्ता 7 से 8 बरसों के दौरान कभी शदीद गर्मी से, कभी भीड़ की वजह से जानी नुकसान बीच बीच में होता रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को या मुमकिन नुकसान और खतरात को कम करने के लिए हज 2025 से कबल ही ये फैसला लिया गया है कि बच्चों को अपने साथ वालिदैन या उनके करीबी लेकर नहीं जाएंगे। जून 2025 में हज से पहले सऊदी अरब ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सख्त कवानीन का ऐलान कर दिया है और ममलिकत में इस साल बच्चों के हज पर ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वीजे के सख्त कवानीन, बेहतर हिफाजती इकदामात, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नाफिज किया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि सऊदी वजारत हज और उम्रा ने यह फैसला लिया है कि बच्चों को हर साल ज्यादा भीड़ के मुमकिन खतरात से बचाने की जरूरत है, इसलिए यह फैसला जरूरी था। यह कदम बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा, हज के दौरान किसी भी मुमकिन नुकसान को कम करेगा। वीजा की भी सख्त पॉलिसी सामने आ चुकी है और तब्दीली के बाद आप सब जानते हैं कि सयाहत, कारोबार और खानदानी जो दौरे हो रहे हैं और उसके लिए मखसूस ममालिक के 1 साल के मल्टी एंट्री वीजा जो है उसको गैर मुन्ना मुद्दत के लिए मुअत्तल किया गया था। 1 फरवरी से ही भारत समेत 14 ममालिक जहां पर सिंगल एंट्री वीजा के अहल हैं और 30 दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। माजी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप सब जानते हैं कि साल 2015 में भगदड़ मची और मिना के अंदर 2200 से ज्यादा हुजाज इकराम शहीद हुए। 1990 का भी एक मोहलिक वाकया, भगदड़ मचने से 1426 हाजी शहीद हुए थे और ये सारी सूरत हाल देखते हुए इस साल कोई नुकसान ना हो। पिछले साल आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के भी कुछ आजमीन जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे थे। 1200 से ज्यादा लोग हज के दौरान शदीद गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। वैसी सूरत हाल 2025 में इस बार ना बने। इंतजामिया ने जो फैसले, जो मशावरत की थी और उसके बाद कहा गया कि उन्होंने जो सिफारिशात दी थी वो सिफारिशात कबूल कर ली गई हैं वजारत हज उमरा की जानिब से। ना बच्चे इस बार अपने साथ ले जाए जा सकेंगे और दूसरी तरफ वीजा भी अगर साथ में सयाहत या खानदानी दौरा है तो उसके लिए कम से कम 30 ही दिनों का वो वीजा होगा। सिंगल एंट्री वीजा सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज कर दिया गया है। चलिए जनाब, ये तो थी वो खबरें जो मशरकी वस्ता और अरब दुनिया से मुंसलिक थी और हज 2025 के हवाले से हर दिन कोई ना कोई अपडेट होता है बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन ज़रा बात दिल्ली की करते हैं, दारुल हुकूमत की करते हैं, क्योंकि दारुल हुकूमत के अंदर बजट का इजलास जारी है और बजट इजलास के दौरान आज मुस्लिम ब्लॉक की नजरें लोकसभा पर रहेंगी, राज्यसभा पर रहेंगी, क्योंकि इतलात और खबरों के मुताबिक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट आज ऐवान के अंदर पेश की जाएगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट बराए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो आज टेबल की जाएगी, वो आज ऐवान के सामने रखी जाएगी लोकसभा और राज्यसभा के दौरान। ये बात काबिल जिक्र है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडर्स ने इस रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी और बरहमी का इजहार पहले ही किया है और डिसेंट नोट इस रिपोर्ट पर पहले ही दे दिया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तकरीबन 25 तरमीमात ऐसी हैं जो 14 क्लॉज और सेक्शंस के अंदर की गई हैं जिनकी मंजूरी देने का फैसला ले लिया है। पहली मर्तबा ये होगा कि वक्फ इमलाक के अंदर इस चीज़ को लिखा गया होगा कि वक्फ एक्ट के अंदर इस चीज़ को लिखा गया होगा, वक्फ की जो जायदाद है इसका जो फ़ायदा है वो गरीबों को, ख़वातीन को, ऑर्फन्स को देना होगा। ये ज़ाब्ते के अंदर तहरीर किया गया है। जगदम्बिका पाल की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि तकरीबन 44 क्लासेस ऐसे थे जिनमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी और इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अडॉप्ट कर दिया गया है और पहले ही रिपोर्ट जो थी वो लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई थी और आज जो बिजनेस बुलेटिन जारी कर दिया गया है रात देर गए लोकसभा की तरफ से, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि रिपोर्ट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आज लोकसभा
और राज्यसभा के अंदर पेश कर दी जाएगी। यह दूसरी बात बिल टेबल करने की बात हुई, इससे पहले भी एक दिन हुई थी, फिर उसके बाद हंगामे की बीच नहीं हो पाई थी और आज इसको दोबारा करने की बात कही गई है। लिस्ट ऑफ बिजनेस में लोकसभा के अंदर जगदम्बिका पाल जो चेयरपर्सन है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वक्फ अमेंडमेंट बिल, उनके साथ साथ बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल इस रिपोर्ट को ज्वाइंट कमेटी का रिपोर्ट जो है वो ऐवान के सामने रखेंगे और इसी तरीके से यही रिपोर्ट जो है वो राज्यसभा के अंदर रखी जाएगी, जहां पर राज्यसभा के रुकन मेधा विश्राम और साथ साथ मेंबर राज्यसभा गुलाम अली खटाना इस रिपोर्ट को रखने की बात कह रहे हैं। तो इस तरीके से आज जहां सबकी नजरें लोकसभा पर रहेंगी, यह रिपोर्ट टेबल किया जाएगा, किस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आएगी। लेकिन जितने भी मेंबरान इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के थे उन्होंने पहले ही अपनी अपनी बातें जो है वो साफ कर दी और ये साफ कर दिया है कि ये रिपोर्ट जिस तरीके से रखने की कोशिश की जा रही है, इससे वो तमाम जो खदशात थे, जो शुबहात थे, उनमें मजीद दबाव मिलेगा, उसमें मजीद जो है पुख्तगी होगी, क्योंकि इससे मुस्लिम कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान होगा। असदुद्दीन ओवैसी के समेत कई लीडरों की तरफ से ये बात रखी गई। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी इस वक्त तरमीमी बिल पर एतराज़ किया गया था और कई लीडरों की तरफ से, कई मजहबी तंजीमों की तरफ से खत किताबत का सिलसिला भी किया गया था और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की सरबराही में गुज़श्ता दिनों आला सती वफ़द जो दिल्ली के अंदर मौजूद था, उन्होंने जगदम्बिका पाल के साथ लोकसभा के अंदर मीटिंग की और अपने एतराज़ात भी वहां पर रखे। ताहम देखना होगा कि इन एतराज़ात के बीच आज सूरत हाल क्या कुछ होगी जब इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। तो ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वक्फ बिल के हवाले से, जिसे आज टेबल करने की बात रखी गई है और जो बुलेटिन जारी किया गया उस बुलेटिन में बाज़ाब्ता तौर पर दूसरी मरतबा आज इसका जिक्र किया गया है। चलिए इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एक अपडेट और भी लोकसभा से आपको दें। आज चूंकि नए टैक्स कवानीन के हवाले से भी काफी ज्यादा बात हो रही है और अभी ये कंफर्मेशन हो रही है कि नया इनकम टैक्स बिल बाज़ाब्ता तौर पर आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ये बिल 11:30 के बाद किसी भी वक्त पेश कर सकती हैं और 1 फरवरी को आप सबको याद होगा जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त ये साफ किया गया था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो नया इनकम टैक्स बिल है वो 2026 में वैसे अप्रैल 1 से काम करेगा, लेकिन आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा। ये पिछले हफ्ते बात हुई थी, तो दैट मीन्स वो जो 1 फरवरी को कहा गया था, जो बजट पेश करते वक्त कहा गया था, वो बिल बाज़ाब्ता तौर पर वो वादा हुकूमत पूरा करने जा रही है और आज इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, जिसके मुताबिक नए कवायद व ज़वाबित होंगे, नई टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशंस होंगी और माजी में जो मुश्किलात थी उनको दूर करने की भी एक कोशिश होगी। अब से कुछ देर बाद जब ऐवान की कार्रवाई यानी 11 बजे करीब पेश शुरू होगी तो नए इनकम टैक्स बिल जिनका इतलाक 1 अप्रैल 2026 से होना है बाज़ाब्ता तौर पर वो पेश किया जाएगा, जिस पर हंगामे के भी काफी ज्यादा आसार हैं और जैसे ही बराह रास्त नशरियात आएंगी वो आपके सामने हमने रखनी है। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, खबर जरा अमेरिका से भी आपको बताते चले। चूंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप राबतों का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, बैक टू बैक बड़े फैसले हुए थे, लेकिन वाशिंगटन डीसी पे आज इसलिए भी सबकी नजरें हैं क्योंकि 2 अहम शख्सियात की मुलाकात हो रही है। फ्रांस का दौरा खत्म करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल हुआ है और मुलाकातों का सिलसिला भी इस दौरान शुरू उनकी जानिब से ही हो गया है। आज 6 बैक टू बैक मीटिंग्स होनी है और इन मीटिंग में सबसे अहम मीटिंग ये होगी कि सदर ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म मोदी 20 जनवरी के बाद उनके इक़्तिदार में दोबारा आने के बाद ये पहली मुलाकात होगी। इस दौरान जब वो फ्रांस से वापस अमेरिका पहुंचे तो अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी कबाड़ से उनकी मुलाकात हुई है। दोतरफा ताल्लुकात पर बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत आगे बढ़ेगी और इतलात के मुताबिक ये जो मीटिंग हुई है जिसमें आज भी 6 मीटिंग्स होनी है, दोतरफा मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक एतबार से टेक्नोलॉजी के शोबे में या दीगर हिस्सों में कामकाज करना है। दोनों ममालिक की जानिब से जो इकदाम उठाए जाएंगे, तफसीली तबादला ख्याल और एक इत्तफाक राय कायम करने की भी कोशिश होगी, तो बाहमी मुज़ाकरात भी आगे बढ़े, इस ताल्लुक से बात होगी। दूसरा, हाल ही में आप सबको याद होगा कि भारत और अमेरिका के दरमियान कारोबार के हवाले से कुछ अच्छा माहौल नहीं है और सदर ट्रंप के कुछ फैसले और उसके बाद जो गैर कानूनी तारकीन वतन को मुख्तलिफ ममालिक में वापस भेजा गया जिसमें भारत भी शामिल है, यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से काफ़ी हंगामा हुआ।
खबरें यह हैं कि सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बैक टू बैक जब डेलिब्रेशंस होंगी, जिसमें सदर ट्रंप के साथ इशाया भी होना है, डिनर भी होना है, और इस खास मौके पर मुलाकात के दौरान इन इश्यूज पर तफसीली तबादला ख्याल आज शाम वॉशिंगटन में हो सकता है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर की बात होगी, लद्दाख की बात होगी, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी बजट के हवाले से बात हो रही है, दीगर कुछ मामलात भी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ बड़ी अपडेट्स इस वक्त मौसूल हो रही हैं। थोड़ी देर में ये सारी खबरें ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके में आप देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की फटाफट से कर लेते हैं और बात सरहद की करते हैं। और सरहद से इतलात ये है कि सरहद पर नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से कई मरतबा गोलियां चलाने की खबर आई है, यानी नाजंग मुआहिदे को तोड़ने की खबर आई है, जिसके बाद पाकिस्तान को भी जवाब दिया गया है, पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दिया गया है, इंडियन आर्मी की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। और इतलात और खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग के मुताबिक, पाकिस्तानी अफवाज को भारी नुकसान भी हुआ है। अभी तक जो खबर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो फायरिंग का जवाब दिया गया है उसमें तकरीबन 5 पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे गए हैं। और मुसलसल एलसी और एलओसी के आसपास जिस तरीके से ये फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, आईईडी का ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पूरे जम्मू के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात जो लाइन ऑफ कंट्रोल के हैं वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, गश्त बढ़ा दिया गया है और नाके लगाकर तलाशी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नाजंग मुआहिदे यानी सीज फायर वायलेशन हुआ था कृष्णा घाटी सेक्टर पुंछ के आसपास के इलाकों के अंदर, जिसके बाद उसका जवाब दिया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस गोलाबारी के बीच अगर भारतीय फौज का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। और इस तरीके की इतलात आई है कि वापस रिटेलिएशन के दौरान पाकिस्तान के 5 फौजी जवान जो है वो मारे गए हैं। और अब इस पर इतला ये है कि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और उन तमाम सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो कृष्णा घाटी का सेक्टर हो, चाहे वो दीगर मामला हो, वहाँ पर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स भी लगा दी गई है। ताहिर अली काज़मी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पूंछ से ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर, जरा अपडेट करें कि खबर ये है कि जंगबंदी जो चल रही थी इसको एक बार फिर वायलेट किया गया है पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था जिसको रिटेलिएट किया गया। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सरहद पार काफ़ी ज़्यादा नुकसान। जी गौर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, ये जितना बॉर्डर एरिया था यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हो सीज फायर के ऊपर जो है एक मायदा किया गया था। बिल्कुल जो ये मायदा था ये इससे लोगों को भी काफी राहत मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो, अगर हम सब डिवीजन मैंडर की बात करें या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, तो पाकिस्तान की तरफ से हर जगह पे, चाहे हम वो कृष्ण घाटी सेक्टर की बात करें, बिम्बर गली सेक्टर की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है कि कहीं सीज फायर वायलेशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बीती रात को जो है वो बिम्बर गली सेक्टर के तरकुंडी एरिया में जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई। हिंदुस्तान की जो हमारी आगे फॉरवर्ड की चौकियां थी उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है हमारी फौज जो चौकस फौज थी उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके जब मुंहतोड़ जवाब दिया उसके बाद जो है जराये के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जो जैसे ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई है, जो सरहद के साथ गांव लगते हैं जहां गोलाबारी पहले पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी, वहां के जो लोकल्स हैं उनमें जो है वो डर देखने को मिल रहा है, खौफ देखने को मिल रहा है। लोगों ने जो है काफी जो शेल्टर्स बनाए हुए थे वो साफ करना शुरू कर लिए हैं कि अगर किसी वक्त भी अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई तो हम उन बैंकर्स में जाके छुपे हैं। जी गौर, तो अभी क्या कुछ सिचुएशन है काज़मी, क्या सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि ये इतला है कि शायद दरअंदाजी की कोशिशें होंगी पाकिस्तान की साइड से, क्योंकि इस तरीके की इनपुट जो थे आईबी की तरफ से थे कि शायद पाकिस्तान दरअंदाजी करवाएं और यही वजह है कि सिक्योरिटी को काफ़ी अलर्ट कर दिया गया। और ये हम देखते हैं जब भी इस तरीके की छोटी सीज फायर वायलेशन होती है तो इसके बाद कहीं ना कहीं दरअंदाजी की कोशिश भी होती है। तो क्या ये माना जाए कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जो इनपुट था वो सही था और शायद ये दरअंदाजी की कोशिश थी जिसको नाकाम बनाने की भी कोशिश की गई होगी? जी गौर, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 4 रोज कबल 5 रोज कबल पहले जो है कृष्णा घाटी के सेक्टर में भी रात को माइन ब्लास्ट हुआ। उसके बाद अगर हम 2 दिन कबल देखें तो यही सुंदरबनी में भी एक जो है वो सस्पिशियस जो है ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारा नुकसान हुआ। उसके बाद जो है बीती रात को जो है ये बिल्कुल सरहद के वही इलाके हैं जो है हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनकी तरफ से भी एक इनपुट दी गई थी कि वहाँ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें पिछले 2-3 दिन से लगातार जो जितना भी ये बॉर्डर एरिया है, जितने भी ये एलएसी है,
लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके ऊपर जितने भी हमारी आर्मी है या BSF है या जो भी जवान वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनको जो है हाई अलर्ट में रखा गया है कि कहीं से ये ना हो कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो सीज फायर वायलेशन की जा रही है या फायरिंग की आड़ में कहीं इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने वो 24 घंटे जो है हाई अलर्ट पे रखी गई हैं। जी गौर, मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें खबरें थी कि पुंछ सेक्टर तो है ही, बालाकोट के इलाकों में और ये जो तरकुंडी वाला इलाका है यहाँ पर भी फायरिंग हुई है। ये वाकया किसी एक जगह का है या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह की कोशिशें हुई जहां फायरिंग भी और दरअंदाजी की भी खबरें मौसूल होती रही फौज की जानिब से? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि पहले कृष्णा घाटी सेक्टर में पिछले हफ्ते में जो है वो अटेम्प्ट किया गया था। उसके बाद अगर हम सुंदरबनी की बात करें, वहां किया गया था। जितने भी ये सेक्टर्स पड़ते हैं, चाहे हम वो कृष्णा घाटी की बात करें, मेंढर सेक्टर की बात करें या फिर बालाकोट सेक्टर की बात करें, मंजाकोट सेक्टर की बात करें, हर जगह से जो है वो कहीं ना कहीं खबरें आ रही है। किसी जगह माइन ब्लास्ट की खबर आ रही है, किसी जगह पे जो है वो सस्पिशियस IED की वो आ रही है, इनपुट आ रही है, और किसी जगह पे जो है आज रात को जो है वो बिल्कुल बालाकोट सेक्टर में जो बिम्बर गली सेक्टर है वहां से जो है वो फायरिंग की खबर सामने आई। लगातार जो अलग अलग सेक्टर से जो है इनपुट्स आ रही हैं कि यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दरअंदाजी करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ जो है सीज फायर वायलेशन भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ताहिर अली काज़मी हमारे साथ नुमाइंदे बता रहे थे कि सिक्योरिटी अलर्ट पर है और इसके बीच कल पाकिस्तान की तरफ से ना जंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब भी दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आज की करते हैं, क्योंकि आज की रात इंतहाई अहम रात है, शब बारात है और बरसगीर के अंदर इस रात को इंतहाई अहमियत के साथ माना जाता है। और आज वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मसाजिदों और खानकाहों के अंदर रात भर खतमातुल मुअज़्ज़मा, दरूद अज़कार की रूह परवर मजलिसें आरास्ता होंगी। और इस ज़िमन में आज तमाम वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर शब बारात के हवाले से मुक़द्दस तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज बाद नमाज मगरिब जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मौजूद रहेंगे, जहां पर वो फ़लसफ़े शब बारात पर रोशनी डालेंगे। जहां एक तरफ से आज सबकी नज़रें जामिया मस्जिद श्रीनगर पर रहेंगी, वहीं पर सबसे बड़ी गैदरिंग जो होगी वो दरगाह हज़रत बल श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होगी, जहां पर हज़ारों की तादाद में रात भर उशा खान मुस्तफ़ा मौजूद रहेंगे और खतमातुल मुअज़्ज़मा, दरूद अज़कार की रूह परवर मजलिसों में एहतमाम जो में हिस्सा लेंगे। इस बीच रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से पहले ही शब बारात के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया है और मुख्तलिफ अवकात कार जो है वो तरतीब दिए गए हैं। और रियासती इंतज़ामिया ने भी आज रात की मुनासबत से दरगाह हज़रत बल और मुख्तलिफ मसाजिदों और खानकाहों की ओर जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक की नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए हैं। तो आज रात भर मुख्तलिफ मकामात पर शब खानी की मजलिसें आरास्ता होंगी, क्योंकि आज लैलतुल बारात है और इस ज़िमन में सूबाई इंतज़ामिया ने भी पहले ही तकरीबात का एहतमाम किया है। आप जानते हैं वादी कश्मीर में शहर श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होनी है। दीगर जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ रहनी है, अकीदतमंदों का तांता बदने वाला है, रौनकें लगनी है और आज पूरे दिन ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, दीगर इंतजामात हो, वक्फ बोर्ड बिलखुसूस सिविल इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में जिस पर जिम्मेदारी है, इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां नजर आ रही थी। बिजली, पानी और दीगर ज़रूरी सप्लाई को यकीनी बनाने की जो अहकामात हैं वो पहले से मुतलकिन को जारी कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो, म्यूनसिपल कमेटियों के, काउंसिल्स के, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अपने अपने दायरा इख्तियार में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तमाम तैयारियों को पहले से हतमी शक्ल दी जाए। श्रीनगर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी पीर पंचाल, वादी चिनाब और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और जम्मू शहर में भी आज मरकजी जामे मस्जिद समेत तमाम मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों या दीगर मजहबी जो मकामात हैं वहां पर तकरीबात का जिक्र व अज़कार का सिलसिला। चलिए इसके बाद फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जहां हम आपको बता रहे थे कि आज लैलतुल बारात है, उसके साथ साथ रियासती वक्फ बोर्ड का भी जिक्र हुआ। तो वक्फ बोर्ड ने एक और कार्रवाई कर दी है, जहां आज JPC पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने रात देर के एक बड़ा फैसला लिया है और जिला बांडीपोरा के अंदर कायम हजरत महबूबुल आलम की दरगाह के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जियारत महबूबुल आलम बांडीपोरा पर ऑडिट करने जा रही है
और बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रात देर के एक ऑर्डर जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर जारी किया कि ऑडिट किया जाएगा। महबूब आलम की जियारत जो बांडीपोरा के अंदर है उसको लेकर उस पर जो है वो वहां पर देखा जाएगा कि वहां की तामीर नाव और दीगर मामलात को किस तरीके से चलाया गया। कमेटी को ये साफ कर दिया गया कि तमाम अकाउंट्स को साल 2010 और साल 2011 के हवाले से वो खंगालेंगे और पता करेंगे कि जो शिकायतें रियासती वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन को मौसूल हुई हैं क्या वो सही है कि दांदरिया हुकूमत में हुई है, सही तरीके से तामीर नाव नहीं हुआ है। इस ज़िमन में हतमी रिपोर्ट 21 दिनों के अंदर अंदर रियासती वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। कमेटी के अंदर वक्फ बोर्ड कि औकाफ सेक्शन के कुछ इंचार्ज मुलाजमीन समेत तकरीबन 7 से 8 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिन्हें यह साफ कर दिया गया कि 21 दिनों के अंदर अंदर साल 2010, साल 2011 और साल 2012-13 का तमाम हिसाब खंगाला जाएगा और ये देखा जाएगा क्या वाकई तौर पर जो रकूमात अवाम की तरफ से दी गई थी वो सही तरीके से इस्तेमाल हुई है महबूब आलम की जियारत बांडीपोरा के अंदर या नहीं। और इस ज़िमन में 21 दिन का वक्त दे दिया गया है कि एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट 21 दिन के अंदर अंदर वो रियासती वक्फ बोर्ड को सौंपेंगे। शिकायत बहुत ज़्यादा थी और इसी ज़िमन में फैसला लिया गया है रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से, इत्तला हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात आज के दिन की भी करते हैं क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है। कल आपने देखा होगा कि पूरे दिन सिक्योरिटी रिव्यू श्रीनगर के अंदर रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पीसीआर के अंदर मौजूद रहे और एक के बाद एक ब्रीफिंग लेते रहे और तकरीबन 3 से 4 घंटे की मीटिंग के बाद बैक टू बैक कई ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात की वजाहत की कि किस तरीके के हालात है और क्या कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन इत्तला और खबर यह है कि दिल्ली के बाद कश्मीर और कश्मीर के बाद आज जम्मू के अंदर सिक्योरिटी का आला सतही इजलास होने जा रहा है। बैक टू बैक मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई उसका नतीजा यह हुआ कि सूबा कश्मीर के अंदर कल तकरीबन 4 से 5 घंटे तक इजलास हुआ जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की और आज जम्मू के लिए जम्मू सूबे का सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है और इस ज़िमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस सिक्योरिटी रिव्यू के अंदर मौजूद रहेंगे। यूनियन मिनिस्टर मरकजी वजीर बराए दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता दिनों दिल्ली के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स ली थी जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि सूबा कश्मीर की मीटिंग मुकम्मल हुई है जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राब्ता साइट पर तहरीर किया कि सिक्योरिटी एजेंसियां बशमूल जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियां बशमूल आर्मी और दीगर लोगों को पूरा इख्तियार है कि वो मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी का खात्मा करे और जिस भी तरीके से लोग मिलिटेंसी के साथ मुलविस है चाहे वो बालाई वर्करों की हैसियत से या दीगर चीजों से है उनके खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाया जाए। यहां पर सिर्फ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस तक की बात नहीं रही बल्कि नारकोटिक और ड्रग्स के हवाले से भी सख्ती बरतने और 2025 के अंदर फैसला कुन जंग छेड़ने की बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से सामने रखी गई है। इस बीच खबर यह है कि आज अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और जम्मू की सिक्योरिटी रिव्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करने जा रहे हैं। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, अपडेट करें कि डायरेक्टर जनरल पुलिस के अलावा कौन से ऐसे अफसर्स होंगे जो यहां पर मौजूद रहेंगे और कितने बजे के आसपास ये मीटिंग होगी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो आज जम्मू रीजन की जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू बैठक के देखने को मिलेगी, यानी कि जम्मू रीजन में इस समय जो टेरर एक्टिविटी में एक और एक इजाफा देखने को मिला है उसके तरीके उससे जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। करीबन 11 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी जहाँ पे डीजीपी नलिन प्रभात की बात करें वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, एडीजीपी और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी इस बैठक में और चीफ सेक्रेटरी एडिशनल होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे। देखिए जिस प्रकार से जम्मू रीजन की अगर मैं बात करूं तो टेरर एक्टिविटी में एक और इजाफा देखने को मिला है जहां पे राजौरी, पुंछ, बटाल और साथ ही साथ नौशेरा ये वो इलाके हैं जहां पे पिछले काफी दिनों से जो है वो टेरर एक्टिविटी में इजाफा हुआ है। कल की ही बात करें तो आप देखिए पुंछ में जहां पे पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन की गई और वहीं पर बटल इलाके में जहां पे ब्लास्ट हुआ, ये संभावना जताई गई थी कि पाकिस्तान के द्वारा जो है वो आईडी वहां पे रखी गई थी और ब्लास्ट होने पर हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हो गए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू बैठक के देखने को मिलेगा और रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। क्योंकि कल की बात करें तो आप देखिए एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा कश्मीर
घाटी में भी बैठक हुई और डायरेक्शंस जो है वो दी गई है, जहां पे जीरो टॉलरेंस अपनाने के लिए जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के लिए कहा गया है। फ्री हैंड जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो दिया गया है, ताकि जो छिपे हुए आतंकवाद है उन्हें ढूंढकर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। तो जम्मू रीजन में खासतौर पर पिछले दिनों से काफी ज्यादा टेररिस्टी में एक इजाफा देखने को मिला। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आप देखिए जिस तो प्रकार क्या से ये मीटिंग पीसीआर के अंदर होने जा रही है और जहां डीजीपी, आईजीपी, एडीजीपी मौजूद रहेंगे, तो क्या इंटेलिजेंस के अफसरान भी यहां पर मौजूद रहेंगे ताकि एक जम्मू का एक प्रॉपर व्यू प्लान हो, और जो दिल्ली के अंदर बैठक हुई है, जो वहां डिसीजंस हुए हैं, वो यहां पर लेटर एंड डिसिप्लिन इंप्लीमेंट हो? और क्या डिप्टी कमिश्नर्स और डीआईजीस को भी तलब किया गया है इस मीटिंग के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए इसमें आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, इंटेलिजेंस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो दी जाएगी कि जम्मू रीजन में अब तक क्या क्या चीजें जो है वो हुई हैं, टेरिटरी में किस प्रकार से इजाफा हुआ है, कितने दिनों से टेरिटरी में इजाफा हुआ है और उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो एक रिपोर्ट दी जाएगी और आला अधिकारी इस बैठक में जो है वो मौजूद। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा, आप नजर बनाए रखे। जो ही मीटिंग शुरू होगी आपके पास दोबारा भी लौटेंगे। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिक्योरिटी रिव्यू जम्मू का लेने जा रहे हैं। अब चलते हैं जी आगे, मीटिंग्स की बात चल रही है तो जरा बात वजीर आला उमर अब्दुल्ला की भी करें, जो बजट को तैयार कर रहे हैं और बजट पेश करने से पहले मुख्तलिफ तबका है फिक्र के लोगों के साथ मुलाकातें और मशावरतों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच इत्तला और खबर यह है कि रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जिला शोपियां और जिला कुपवारा के मेंबरान असेंबली और डीडीसी मेंबरान के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। प्री बजट मीटिंग का सिलसिला लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और आज का दिन जिला शोपियां और जिला कुपवारा के मेंबरान असेंबलीज का है। कल आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसमें श्रीनगर के मेंबरान असेंबलीज से मीटिंग हुई थी और वहां पर फीडबैक लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन तारिक हमीद करा उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने थे। इस पर चिमे गोइयां अपनी जगह तो है, लेकिन खबर यह है कि अब श्रीनगर और कुपवारा के बाद 16 फरवरी को जम्मू के अंदर जम्मू के एमएलएज के साथ भी मीटिंग होगी। रोस्टर तैयार कर दिया गया है प्री बजट मीटिंग्स के हवाले से। आज मीटिंग जिला शोपियां और जिला कुपवारा की होगी। 16 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट जम्मू के एमएलएज के साथ मीटिंग करेंगे रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं एमएलएज के साथ, डीडीसी चेयरपर्सन के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ। और जम्मू के लिए भी इसी तरीके का पैटर्न बनाया गया कि जहां डीडीसी के साथ मीटिंग होगी और डीडीसी चेयरपर्सन के साथ मीटिंग होगी और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी मीटिंग होगी, एमएलएज के साथ मीटिंग होगी। जो लोग बराह रास्त चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं आ सकते हैं, वो मज़कूरा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से इस मीटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसका भी बंदोबस्त जो है वो कर दिया गया है। और यह बात काबिल जिक्र है कि जिला जम्मू की जब हम बात करते हैं तो 11 एमएलएज हैं, जिनमें से 10 का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। एक आजाद उम्मीदवार हैं जो जिला जम्मू के हैं और इस वक्त काबीना के अंदर सतीश शर्मा जो छम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी कल 16 तारीख की इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे ताकि बहसती मेंबर असेंबली वो अपनी बात रख सके। तो लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी। आज जिला शोपिया और जिला कुपवाड़ा की बारी है 13 तारीख को, और फिर पुंछ रजौरी 14 तारीख को, डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट 15 तारीख को, और सोबा जम्मू के डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर जो एमएलएज हैं वो 16 तारीख को मिलेंगे। तो इस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग्स वजीर आला उमर अब्दुल्ला की है। शोपियां और कुपवारा जिला 13 फरवरी, पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए 14 फरवरी, डोडा और किश्तवाड़ के लिए 15 फरवरी की डेटें दे दी गई है, और जम्मू प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के लिए 16 फरवरी की डेट रख दी गई है, जहां पर मेंबरान प्री बजट मीटिंग्स के अंदर वजीर आला की उमर अब्दुल्ला के सामने अपनी बात रखेंगी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। 9:22 हो गए हैं। ब्रेक के उस पार भी जम्मू कश्मीर पर मबनी इस सेगमेंट में खास खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी और बात अब जरा उन अफसरान की भी करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पर संगीन इल्जामात लगे कि वो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ही मुतासिर कर रहे हैं और दीमक की तरह चाट रहे हैं। यानी वो लोग जो करप्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व पाए गए। कार्रवाइयां गुज़श्ता 4 बरसों में क्या हुई, आदाद-ओ-शुमार मुकम्मल आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उन तलबा की भी बात करेंगे जो नीट का इम्तिहान इस साल 2025 में देने जा रहे हैं और रमजान से कबल बिजली कटौती का एक और शेड्यूल जारी हो सकता है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9:30 बज चुके हैं। 9:40 के आसपास आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा सब्र करें और उसके बाद कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू करेंगे। लेकिन बात जब पूरे निज़ाम की, सिस्टम की, हुकूमत की, बजट की हो रही है, इक़्तिदार में बैठे लोगों की हो रही है, तो ज़रा उन लोगों को भी याद किया जाए जो गुज़श्ता 4 बरसों में कानून के कटघरे में खड़े किए गए, उस दायरे में लाए गए जहाँ पर या तो सज़ाओं का ऐलान हुआ या इल्ज़ामात के बाद केसेस आगे बढ़े, यानी बदनवान अफसरान के करप्शन के चार्जेस न सिर्फ लगे या बदनवानी के जो मामलात दर्ज किए गए गुज़श्ता 3 से 4 बरसों के दौरान, इसमें 250 जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस को आप देखेंगे तो सरकारी मुलाजमीन जो अलग अलग मकामात पर 2019 के बाद पकड़े गए, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो या दीगर मुतलका इदारों की जानिब से पकड़े गए, लेकिन ACB की जानिब से सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ हैं। और आज जब आप मुख्तलिफ अजला के रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि सूबा जम्मू के अंदर भी 24 सरकारी मुलाजमीन जो अलग अलग मकामात पर रंगे हाथों पकड़े गए, और कश्मीर सूबे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट या आप कह लीजिएगा कि श्रीनगर जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, केसेस की सबसे ज्यादा यहां पर तस्दीक हुई। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट से अच्छी खबर है जिनमें किश्तवाड़ है और सांबा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बदनवानी का या करप्शन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। श्रीनगर चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को हमारे साथ हैं। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं और आदाद शुमार? देखिए, ये जो शुरू से आपने कहा कि बदनवानी के केसेस में इजाफा हुआ है और साल 2019 से अब तक 515 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं बदनवानी के या करप्शन के, और इसी तरह से 231 केसेस जो है इसमें मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ा गया है, और इनमें श्रीनगर टॉप पे है, यहाँ 43 केसेस हैं, बारामूला में 40 केसेस हैं। इसी तरह से जम्मू की आपने बात की, वहाँ पे भी तकरीबन 24 केसेस सामने आए हैं, यानी कि 24 मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट की 20 डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग फहरिस्त है। एक डिस्ट्रिक्ट कहीं पे 9 केसेस है, कहीं पे 8 केसेस है, मुलाजमीन को पकड़ा गया है। लेकिन टॉप पे हमारी दारुल हुकूमत श्रीनगर है, और जहाँ पे 43 केसेस है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दूसरे नंबर पे वो है, और जम्मू तीसरे नंबर पे 24 मुलाजमीन के करप्शन के साथ। और पहले नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो हमारा सारा ये जो लैंड वगैरह रिकॉर्ड जिनके पास है, हमारे पटवारी साहिबान है, तहसीलदार साहिबान है, नायब तहसीलदार साहिबान है, तो इनका डिपार्टमेंट पहले नंबर पे है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके बाद हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसका सबसे ज्यादा काम हमारे गांव देहात में है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का देही इलाकों में जितना भी काम होता है वो इन्हीं के अंडर होता है, वो दूसरे नंबर पे। इस तरह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी किसी से कम नहीं, वो भी इस लिस्ट में है। और इसी तरह से कुल मिला के मैं समझता हूँ कि अगर ड्रग्स से भी खतरनाक कोई नासूर इस वक्त हमारे इस कश्मीर या जम्मू यूटी के अंदर है तो वो करप्शन है। और जब करप्शन है तो जाहिर सी बात है, हम करप्शन के होते हुए निज़ाम को ना तो ठीक कर सकते हैं, और ना ही मैं समझता हूं कि ड्रग्स भी यहाँ पे खत्म हो सकता है। क्योंकि जब हमारे मुलाजमीन, हम हर एक सरकारी अफसर की या मुलाजिम की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं या जो लोग करप्ट है उन पे ACB की या दीगर जो मुतालिका इदारे हैं उनकी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दावा अपनी जगह पे है कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, दावा अपनी जगह पे है कि अकाउंटेबिलिटी है। ये अकाउंटेबिलिटी हम पिछले 1952 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर दौर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि करप्शन हमने देखी, मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ा देखा गया है। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराना चाहूंगा जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने दोहराई थी, और मैंने ACB की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस सवाल को रेज किया था कि करप्शन चाहे क्लास 4th मुलाजिम करे या हमारा IAS IPS ऑफिसर करे, चाहे हमारा डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर करे, कमिश्नर सेक्रेटरी करे या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी करे, जो भी करप्शन में मुलविस पाया जाता है सख्त से सख्त तो अपनी जगह है, उसके लिए लॉ तो बना है। लेकिन थोड़ा सा ACB को भी अपना जो दायरा है उसको वसी करने की जरूरत है। हर इदारे को अकाउंटेबल बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है, ACB को देखने की जरूरत है। और हमने पिछले कई सालों से देखा, और यही हमारा फिगर बताता है कि 2019 से अब तक 515 केसेस रजिस्टर हुए हैं, यानी FIRs हुई है, और इनमें से 89 केस अफसर भी शामिल है जिनके खिलाफ करप्शन केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं। क्या ये इदारे या जो जिम्मेदारान हैं वो इन तहफ्फुज़ात को दूर करने में कामयाब हुए? कि कहा जाता है एहतिसाब का फुकदान है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि निचली सतह पर काम करने वाले मुलाजमीन पर शिकंजा पड़ा
या कसा गया, नकील कसी, तो उन लोगों पर कार्रवाइयां हुई। लेकिन वो जो इल्जामात हैं कि टॉप लेवल तक आप किसी के गले पर हाथ नहीं डाल सकते। देखिए, यही तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। हमारे पास एक अच्छी और बेस्ट एग्जांपल रिसेंट जो श्रीनगर म्यूनिसिपल यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जो करप्शन केसेस सामने आए हैं और जिसमें 2 एफआईआर भी एडब्ल्यू के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुए, लेकिन इसमें भी हमने देखा ये 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर आपको याद होगा, अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है 3300 करोड़ रुपए का ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट श्रीनगर है और इसमें स्पेसिफिक एक एडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूं कि अगर और ज्यादा इस कार्रवाई को बड़े पैमाने पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो बड़े इसमें मगरमच्छ है वो भी जरूर यकीनी तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप इमरान स्मार्ट सिटी की बात करें तो मैं कल से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बड़े अच्छे लोग हैं वो जो ये लिख रहे हैं कि जनाब मामला वो दिविर स्टोन्स का भी है जो श्रीनगर के अंदर लगी हुई थी, उनका क्या हुआ, कैसे वो कहां पर है, वो एक बड़ा नेक्सस है जी, उस पर क्यों खामोशी है। एक तो ये भी एक सवाल उठ रहा है। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि रात को एक अफसर ने कार्रवाई इनिशिएट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विद इन 24 आवर्स में उस अफसर को तब्दील किया जाता है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल ये है कि जब खुद सबसे बड़ी चेयर पर बैठे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये माने कि करप्शन अभी भी है और उसको जड़ से उखाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और ये आदादुशुमार बताएं कि पुलिस से लेकर रेवेन्यू से लेकर सिविल अथॉरिटीज रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं रिश्वत देते हुए, तो क्या हम ये माने कि डर कम है या मजबूरी लोगों की इतनी है कि जनाब ना फाइल हिल रही है ना दस्तखत हो रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम था कि आप ऑनलाइन डाल दीजिए, आपको घर बैठे पता लगेगा कि आपकी फाइल क्या टेबल से हिली या नहीं, जो 24 घंटों के अंदर अंदर फाइल को क्लियर करने का हुक्मनामा जीएडी की तरफ से दिया गया था वो भी इतलाक नहीं हो रहा है। तो अब क्या माने कि हर तरफ से ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल यकीनी तौर पर देखिए, कल ही आप देखिए श्रीनगर में गनी खान मार्केट एसोसिएशन की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये तकरीबन 4 से 5 जो बाजार एसोसिएशन के जिम्मेदारान थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मेन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एक पॉइंट जो एक इशू उन्होंने रेज किया वो है कि जो स्मार्ट सिटी ने गनी खान मार्केट के इर्द गिर्द जो काम किया है और उन्होंने उस पर सवाल किए हैं कि उसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं हुई। इससे पहले लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देखिए उन्होंने भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ जो है उन्होंने अपने एतराज़ात जताए और प्लानिंग के खिलाफ उन्होंने कई सारे सवाल किए। और यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की जो शायद अपने फराइज इस तरह से अंजाम दे जो ये कंप्रोमाइज ना करे कि चाहे उनके भाई हो, चाहे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जहाँ गलत है गलत को गलत करार दे और जहाँ अच्छा होता है, जहाँ सही चीजें सिमत पे जारी हो, वहाँ उसको उसी तरीके से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जैसे आपने भी कहा कि रिसेंटली एक एसीबी में जिन अफसरान को ट्रांसफर किया गया, हालांकि उस पर फिर एसीबी की तरफ से स्टेटमेंट भी इशू किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे भी तनकीद हुई और आम लोगों ने भी उसकी तनकीद की कि जब एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा था ना। देखिए एसीबी पर मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, ना मैंने ट्रांसफर पर कोई सवाल उठाया, लेकिन वो अवाम का एतमाद जो हिला, अवाम का एतमाद जब डगमगाता है ना किसी इदारे पर तो फिर उसकी साख दाव पर आ जाती है, फिर हमारी साख दाव पर आती है। जनाब आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि जनाब इतना बड़ा स्कैंडल था, तशतश बाम हुआ, कार्रवाइयां होगी और रातों रात अफसर ट्रांसफर हुआ, फिर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी बात यही है कि एक नासूर है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसको हम सब ने मिलकर खत्म करना होगा। और जरा आगे बढ़ते हैं, बात माह रमजान की करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा माह रमजान अल मुबारक का महीना आने वाला है। काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है, 14 या 15 दिन के बाद माह रमजान अल मुबारक होगा। और इस बीच पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी अपनी तदबीर की है और माह रमजान के अय्याम के दौरान बिजली कटौती ना हो, अय्याम सहरी, इफ्तार और तरावी के दौरान बिजली की फराहमी पूरी तरह से मुमकिन बने, इस ज़िमन में नई कटौती का ऐलान भी बहुत जल्द किया जा सकता है। माह रमजान में भी वो जो खदशात सरमा के दौरान थे वो शायद दोबारा से जन्म लें और मजीद मुश्किलात हों और एक बार फिर से वो जो हर साल रहता है कि सहरी और अफ्तारी में बिजली गायब हो जाती है,
वो इस बार सूरत हाल ना बने। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर बिजली की जो इजाफी पैदावार की बात हो रही थी उसमें भी कमी जम्मू कश्मीर के अंदर देखी गई। बड़े मंसूबों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और नतीजा ये कि 1200 मेगावाट जो इस वक्त पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास है जम्मू कश्मीर के अहम तरीन प्रोजेक्ट्स, जहां 2250 मेगावाट जो एनएचपीसी से आती है, इन सब के बावजूद भी उन कमियों को या खामियों को दूर नहीं किया जा सका जो 22 से मुसीबत माजी में भी बनी, फिर से बन सकती हैं। तकरीबन 80% के आसपास नवंबर और दिसंबर में बिजली की कमी का एहसास जम्मू कश्मीर की आवाम को हुआ और सारी खित्तों से, दोनों प्रोविंसेस से पीडीडी जो है वो इस वक्त 200 से 260 के आसपास या 250 मेगावाट के आसपास बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम मंसूबों से जनरेट करने में कामयाब हुआ, जिसका मतलब वो जो डिमांड और सप्लाई के बीच वाला वो जो फर्क था उसको दूर करने में अथॉरिटीज कामयाब नहीं हुई। इन सब के बीच में अगरचे उमर गवर्नमेंट का इस बार दावा है कि माजी के मुकाबले इस बार थोड़ी सी चीजें बेहतर की गई। 300 मेगावाट बिजली जो है वो 3000 मेगावाट बिजली मरकज से ली गई। दिल्ली पहले दौरे के दौरान ही और उसके बाद वापस आकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनाउंसमेंट की थी, लेकिन कोई वाज़ेह फर्क नहीं पड़ा। और खास तौर से रमजान मुबारक के मुतबरक क़याम के दौरान सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल रही है। हर बार शिकायतें आती हैं, सरमा में भी लगभग ये शिकायतें रिपीट होती हैं। इस बार जैसे जैसे हम रमजान मुबारक की तरफ जा रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो मौजूदा शेड्यूल में तब्दीली का भी इम्कान है जिस हिसाब की सूरत हाल है। और खिते में हो सकता है कि वो जो बिजली बहरान और मुश्किलात की बात की जाती है वो फिर से इस बार आपको कम से कम ये क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। बहरहाल इन मामलात पर आगे चलकर हमारी नजर रहेगी। खेलो कर बात होती रहेगी, लेकिन बात जरा एक और अहम तरीन शोबे की करते हैं और वो है खेल के मैदान में काम करने वाला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर इंतजामिया या सतीश शर्मा साहब की जो मिनिस्ट्री इस वक्त काम कर रही है यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन सबकी नजरें एक बड़े और मेजर इवेंट पर है। लद्दाख के अंदर जो विंटर गेम्स थी वो तो हो चुकी हैं, मगर सबकी नजरें जो इस वक्त हैं वो जम्मू कश्मीर पर हैं। सरमाई खेलों का आगाज कुछ दिनों के बाद होने वाला है, लेकिन सरमाई खेलों का जो इनेकाद है वो इन्हिसार करता है मौसम की तब्दीली पर। बर्फ अच्छी खासी हो, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म तैयार हो, ऐसे में मुश्किल बहुत हद तक दूर हो जाती है। लेकिन इसी प्रोग्राम में कई मरतबा हमने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 80 से 83% बिजली माफ कीजिएगा बारिशों और बर्फबारी की रिकॉर्ड कमी जो है वो दर्ज की गई है। इसका असर इन खेलों पर भी पड़ सकता है। सरमाई खेलों का आगाज 22 तारीख के बाद होने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस मेजर इवेंट से पहले मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं और नए खदशात जन्म ले रहे हैं। स्की मुकाबले होने हैं। सारा का सारा जो आप कह लीजिए तवज्जो का मरकज गुलमर्ग इसलिए बना है कि बर्फ की एक परत के ऊपर, बर्फ की सफेद चादर के ऊपर तकरीबन 1000 एथलीट्स मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। सबसे ज्यादा तवज्जो स्की के ऊपर, और ये वो खेल है जो ओलंपिक्स में भी आप सब जानते हैं कि बहुत पहले शामिल किया गया। और इसी खित्ते से यानी गुलमर्ग से एक नौजवान वसीम खान स्की में ओलंपिक्स के अंदर भी भारत की नुमाइंदगी कर चुका है। लेकिन इस बार जब विंटर गेम्स होने जा रही हैं, बर्फ काफी कम है, मौसमियाती तब्दीली या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो शायद इस बात की इजाजत ना दे कि खुलकर खेल मुकाबले वैसे हो सकें जिस तरीके से पहले 3 या 4 इवेंट्स जम्मू कश्मीर ने होस्ट किए हैं, खासतौर से गुलमर्ग में। इस बार बर्फ की कमी की वजह से खेल सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं, आसार पहले से लग रहे हैं। और महकमा मौसमियात ने अभी तक चूंकि 19 तारीख तक कोई बड़ी मौसमियाती तब्दीली के आसार नहीं है, पहले से ही इसकी वजाहत कर दी है। शायद चौथे और उसके बाद आखिरी हफ्ते में भी इसी तरह की सूरत हाल अगर रहती है जिस हिसाब से मौसम करवट ले रहा है, सख्त गर्मी का एहसास आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है, मुश्किलात इशफाक पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल 21 फरवरी से 25 फरवरी तक खेलो इंडिया जो है विंटर गेम्स का आगाज होगा गुलमर्ग के अंदर। और 2 स्पॉट्स फिलहाल आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं प्लानर्स की तरफ से, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, और ये कह दिया गया है कि एक जो गुलमर्ग कल्ब है वहाँ पर ये इवेंट होगा पास में, और अफरवट की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ रहता है वहाँ पर ये स्कीइंग के जो ये पूरा सिस्टम जो है वो चलेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक भी ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा अपडेट करें, ये जो खेलो इंडिया का 5वां एडिशन है, हम लगातार पिछले 2 महीनों से बता रहे थे कि बर्फ़बारी उतनी नहीं हुई है, बारिशें नहीं हो पा रही हैं,
गुलमर्ग में अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और ये जो 2 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कल्ब के पास और ऊपर अफरवट की पहाड़ियों पर, क्या उतना बर्फ़ है कि ये पूरा इवेंट खुश असलूबी के साथ इख्ताम पजीर हो, या रहमत बारा के लिए दुआ के लिए हाथ उठाने पड़ेंगे सबको? बिल्कुल गौर साहब, अगर हम खेलो इंडिया की बात करेंगे कि जो 5वां एडिशन है, और इस 5वें एडिशन की तैयारियां जो है जो सरकारी तौर पर वो तो मुकम्मल की गई है, जहां तक सपोर्ट्स काउंसिल का भी कहना है, क्योंकि सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल ने भी कल ही गुलमर्ग का दौरा किया है, और वहां पर ये अब जो खबरें आ रही कि ये जो 2 स्पॉट्स है, अगर गुलमर्ग गोल्फ क्लब की बात करेंगे वहां पर, और अफरवट की चोटी पर इस वक्त जो है 3.5 फुट के करीब बर्फ अभी भी जमी हुई है, क्योंकि पहाड़ी जहां पर जो स्कीइंग का जो मेन इवेंट है वो अफरोड की चोटी पर, जिसमें सलालम स्की है, जेंट सलालम है, या जो माउंटेनिंग स्कीइंग है, वो सारी स्कीइंग जो 3 इवेंट्स है वो गुलमर्ग की अफरोड की पहाड़ी पर होते हैं। और जो क्लब के बारे में कहा जा रहा है, क्लब के बारे में सिर्फ यहाँ पर डेमो दिया जा रहा था, और जब भी 4 इवेंट्स गुज़श्ता साल हुए हैं तो यहाँ पर डेमो कहाँ से खिलाड़ी है, किस एरिया से है, और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या ये सारा जो है ये क्लब के पास होता था। लेकिन इस बार उम्मीदें कुछ ऐसी लग रही हैं कि जिस तरह से पिछले साल हमने देखा कि 22 से गुलमर्ग में खेलो इंडिया का 4था एडिशन जब हुआ था, तो उसी दिन बर्फबारी भी हुई, और गुलमर्ग के बाउल में इस वक्त जो है 1.5 फुट के करीब बर्फ है, यानी कि उसमें उतनी स्की तो नहीं हो सकती। लेकिन जो स्कीइंग इवेंट्स जो महकमा की तरफ से इसमें रखे गए हैं इस बार, वो इवेंट्स जो है बेशतर इवेंट्स गुलमर्ग की अफरोड की पहाड़ी पर मुनक्कद किए जाएंगे, जो गुज़श्ता इवेंट्स में भी मुनक्कद किए गए। लेकिन जो खिलाड़ियों का आने के लिए जो इंतजाम थे, जो यहाँ ठहरने के लिए इंतजाम थे, वो कल ही जाके जो सपोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। लेकिन अब उस उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीदें हैं कि अगर मजीद बर्फबारी वादी कश्मीर के इलाकों में होती है, पहाड़ी इलाकों में खासकर होती है, तो गुलमर्ग में इवेंट जो है ये बिल्कुल आसान होगा। उम्मीदें तो यही है, लेकिन फिलहाल इंतजामिया की तरफ से भी ये कोशिश जारी है कि ये इवेंट जो है खुश असलूबी से हो। अगर इन दिनों ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है, अगर कम ही, यानी अभी भी ये जो 3-4 फुट के करीब बर्फबारी है, इवेंट हो सकता है, लेकिन अगर और ज्यादा बेहतर बनाना है, बर्फबारी हो तो और ज्यादा खूबसूरत होगा। फिलहाल खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज 21 फरवरी से 25 के दरमियान होना है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और तकरीबन 700 के करीब ऐसे लोग होंगे जो इस विंटर गेम्स के अंदर हिस्सा लेंगे, और उनमें टेक्निकल डेलीगेट्स, लोकल पार्टिसिपेंट्स और खिलाड़ी भी हैं। और इस ज़िम्मन में होटल एकोमोडेशन से लेकर दीगर तमाम तैयारियां स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से लगातार कर ली गई, और इस ज़िम्मन में तैयारियां हतमी शक्ल पर आ चुकी हैं। चलिए, इससे पहले कॉलर्स की तरफ जाएं, आप लोग कॉल करना शुरू करें। कांग्रेस के हवाले से भी खबर आपको बताते चलें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं रियासती दर्जे की बहाली हो, इस को लेकर मुतालबात काफी जोर पकड़ रहे हैं। युवा राजपूत सभा ने 17 तारीख को राजौरी से एहतिजाज और बंद की कॉल दी है। उसके बाद रफ्ता रफ्ता बाकी अजला के अंदर जाएंगे। अराकीन असेंबली अलग अलग हिस्सों के अंदर दस्तखती मुहिम के जरिए पीर पंजाल बेल्ट से इसकी शुरुआत हुई थी, हुकूमत को एक बार फिर से मुतनब्बे कर रहे हैं। वहीं रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा जब जोर पकड़ रहा है, तो आज से कांग्रेस भी 15 दिन की तवील मुहिम का ऐलान कर रही है। मुहिम अब से कुछ देर बाद उधमपुर से शुरू होगी। गुज़श्ता रोज ही हुकूमत पर वादा खिलाफी के इल्जामात पार्टी क़यादत ने जम्मू के अंदर लगाए। मुख्तलिफ अजला के अंदर अवामी राब्ताकारी मुहिम, और 15 दिन की इस तवील मुहिम के दौरान खासतौर से मुख्तलिफ अजला के अंदर जब ये कैंपेन चलेगी तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड तरजीह रहेगी। इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से किया गया, और अब से कुछ देर बाद वो अज खुद, जो हमारी जानकारी है और पार्टी ने इस बात की तस्दीक की है कि मुख्तलिफ अजला में जाएंगे, पार्टी काडर के साथ मुलाकातें होंगी, लेकिन पार्टी कारकुनान की मदद से इस मुहिम को आइंदा 15 दिनों तक चलाया जाएगा। उधमपुर से ऑफिशियली शुरुआत। ये दरअसल ये मुल्कगिर मुहिम जो जय बापू, जय भीम और जय संविधान चल रहा है, उसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस कैंपेन को आगे लिया जा रहा है, और 15 दिन का तवील प्रोग्राम चॉट आउट किया गया है, जहां पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस लीडर्स के साथ तारिक हमीद कर्रा मीटिंग करेंगे, और एक मोमेंटो पैदा करने की कोशिश करेंगे, एक हरारत पैदा करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस काडर के अंदर, ताकि तेज़ी के साथ और यकसुई के साथ कांग्रेस उभर कर सामने आ सके। लोकसभा के इंतखाबात के बाद ये वो बड़ा मैराथन तारिक हमीद कर्रा की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर वो कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 175 साला
विरासत थी, डोगरा रियासत, डोगरा लेगेसी, उसका जिस तरीके से मजाक हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम इस रेस्टोरेशन की मुहिम को तेज करेंगे और एक प्रोग्राम, हमारा जो मास कांटेक्ट प्रोग्राम है हमारे वर्कर्स के साथ में, हम तकरीबन 15 दिन का कल से शुरू कर रहे हैं वो प्रोग्राम, जिसका नाम हमने हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कल हमारा उधमपुर का है और कल से ही हमारा ये रेस्टोर अवर स्टेटहुड, इसका हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तौर पर कांग्रेस का बड़ा प्रोग्राम शुरू होगा स्टेटहुड की मांग को लेकर। हमारा हक के उन्वान से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उधमपुर से इसका आगाज होगा। 15 दिन तक कांग्रेस सदर बशमूल वर्किंग प्रेसिडेंट और दीगर लीडर्स हर जिले के अंदर जाएंगे, कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलेंगे और एक मोमेंटम पैदा करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के अंदर, ताकि रियासती दर्जे की जो मांग है उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तारिक अमीद का मानना है कि अगले महीने चूंकि बजट का इजलास भी और उससे पहले अवाम की आरा और नब्ज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अपना फर्ज पूरा करेंगे लोगों के पास जाकर, क्योंकि हुकूमत अभी भी अपने वादे पूरे करने में नाकाम ही साबित हो रही है। चलिए कॉलर्स की तरफ चलेंगे, एक एक करके कॉल शुरू करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करना शुरू हुए हैं। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और उसके बाद आप कॉल करें, कम वक्त लें, फटाफट से अपनी बात रखें। फर्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो, टीवी की आवाज बंद कर लें, नाम बताइएगा अपना, कहां से? नगर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक। जी बताएं। जी मोहम्मद सिद्दीक ऐसा है साहब कि इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ 2 किस्म का, एक बस है, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, वहाँ करीब 100 कंपनियां जी। इस पर गवर्नमेंट ने हमको बड़ा रिक्वेस्ट किया आज 8 साल 10 साल से कि वहाँ सड़कें नहीं है, ड्रेन नहीं है। अब वहाँ प्रोग्राम हो गया, उन्होंने 53 करोड़ रुपया 33 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया है जी। अब वहाँ का काम शुरू हो गया, ड्रेन करते करते अब वो वाटर वर्कर्स वाले वो नल के ठीक नहीं करते। अगर वो ठीक नहीं करेंगे ये 33 करोड़ रुपया भी जाया हो जाएगा। ये वहाँ काम करना ना करना एक ही बात है। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, जरा इनको भी दीजिए क्योंकि इनका ऑडियो ड्रॉप हो रहा है, पूरी बात समझ नहीं पा रहा हूं मैं भी। जब मैं नहीं स्टूडियो समझ पाया तो हुकूमती इदारों तक भी बात नहीं जाएगी। मैं माजरत के साथ दरख्वास्त करूंगा कि आप दोबारा से कोशिश करें कॉल करने की और नेटवर्क जोन में रहे ताकि आपकी आवाज सही तरीके से आ सके। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, आशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब इम्तियाज फारूक की अर्ज कर रहा हूँ मैं। जी फारूक साहब, आज जो आपने एक टॉपिक उठाया था करप्शन का, जी बहुत ही अच्छा लगा जो इमरान भाई ने इस पे वजाहत की। और दुखी चीज इस बात का भी है, जितने भी केसेस आज तक हुए हैं उन पे प्रॉपर किसी को भी नहीं पकड़ा गया है। बस केसेस हुए हैं, कोर्टों में चल रहे हैं या एसीबी में चल रहे हैं, बट किसी को आज तक सजा मिली नहीं है। रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा, 1-2 दिन पहले आप एक बंदा कॉल कर रहा था, वो किसी पटवारी के बारे में कह रहा था। तो वो कह रहा था आज मैं इतना परेशान हूँ, मुझे तहसीलदार तंग करा क्योंकि उसे किसी को एसीबी के थ्रू पकड़वाया था, किसी पटवारी को। बट कहने का गर्ज मेरा ये है, अगर कोई ऐसा काम करता है, आम लोग जो सफर कर रहे हैं, लेकिन एसीबी की तरफ से कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट कदम नहीं होते हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपकी चैनल को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो आप हर मुद्दे उठाते हो, आपने ये बात उठाई, लोगों की बात उठाई, स्मार्ट सिटी की बात उठाई। जैसे इमरान भाई ने कहा, कल वो कहीं महाराजा बाजार गोनी खान ट्रेडर्स एसोसिएशन के पास गए थे, उन्हें स्मार्ट सिटी के बारे में कहा था। रिसेंटली वहां पर एक बड़े ऑफिस को ट्रांसफर की क्योंकि स्कैम उन्हें ओपन कर दिया था। मेरा कहने का गर्ज यह है, बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन डिपार्टमेंट वाले क्यों डरते हैं? किसके शहर में होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बस लोगों को दिखाने के लिए हमने जी ये किया वो किया। मैं आपकी वसादत से लोगों से बोलता हूँ, प्लीज प्लीज आप आगे आइए और जो ऑफिसर आना है इनसे कहिए, हमारे जो लीडर्स है इनसे कहिए, भाई
अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अगर कोई फंसता है किसी केस में, उस पे पूछताछ फिर नहीं होती है, उल्टा उसको पकड़ते हैं जो वो स्कैम। चलिए फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया। एहतिसाब की बड़ी ज़रूरत है और इसीलिए हमने कहा था कि एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है जो कुछ दिनों के लिए ये भूल जाए कि मेरे रिश्ते हैं, मेरे राब्ते हैं, मेरे फूफे चाचे हैं कहीं, और एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर अगर आ जाए तो बड़ी चीज़ें दुरुस्त होनी है। ज़रूरत इसी की है कि एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर, वरना कानून हमारे पास है, अदलिया हमारे पास है, बस निज़ाम को सही तरीके से चलाने वाला कोई आ जाए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। जनाब तो ठीक पर ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माई मुबारक और तो प्रोग्राम को ज्यादा पान सहरस वक्त चलन इंशाल्लाह अगर जिंदगी रू जरूर करो प्रोग्राम पेश सहरस ते इफ्तारस इंशाल्लाह अब ज्यादा पान बेहज असर अहनस अब बेहज फाइल बच्चा अखोस गुजरामुत तथ बने मे कागज वागज तमें गाड़ी तथ आरसी कर चेंज अहनस पत कर जज साहब वाइस साहब कर तथ आर्डर वार्डर वो आरटीओ नश तत बोड़ मे फीस वीस बोड़ मे सोरे कह दई फिर तम दपान यह वन सिस्टम चलान कह मेहरबानी करतो इंशाल्लाह जरूर ये आरटीओ सिस्टम रू दोहे परेशानी गोड़ त आज त और इस हुकूमत वन ऑनलाइन कोर सोरी सिस्टम दरअसल चीज़ वन ऑफलाइन चलान तो ऑनलाइन किस नावस पे काम गसान। सड़ा शुक्रिया कॉल करने वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आसन मुतल्लिका महकम सरबराह यम आरटीओ से तिम बोजन कुन जोन कि आखिर क्या यूता काल लगान हर एक चीज़। और अभी भी लाइसेंस का जो मामला है जो देना था वो नहीं मिल पा रही है, जो आपने जिन्होंने ट्रायल दिए हैं 1-1 साल हो गया, 2-2 साल हो गया, अभी तक वो लाइसेंस नहीं मिले, वो भी एक बड़ा इशू हमारे पास। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो से बात कर रहे हैं, चलें नेक्स्ट कॉलर दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर्नर साहब हिलाल अहमद मुंडो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन पे। हिलाल साहब खुश आमदीद। हुकुम जनाब गोडनेथु मुबारक कि आज शब बरात जनाब अली बड़ तह करो अत पे बड़ आज लुकन तह बड़ तुत इनफॉर्मेटिव प्रोग्राम तुंद वी आर वेलकम दिस प्रोग्राम। खास कर तुम बज वनकस स्क्रीनस पे तुम बड़ अवामी खदमत जनाब वन अर्ज इत पे ट्रांसपोर्ट नगर के हवाले तुम बार बार हाईलाइट करो जन सह प्रोजेक्ट बनो 2-3 करोड़ रुपये तथ पे वनकस शदमत सान काम चलान। जनाब अली एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा शुक्र गुजार कि तिमो कर मगर अत मन बड़ा सेंसिटिव मसल जन वाटर वर्कस अत दक्षिण खोवर पाइप अत मैगनामाइजेशन कर गन अगर अत वाटर पाइप लीक रोजान यह कि सोरे 2-3 करोड़ प्रोजेक्ट गए सोरे खराब। ट्रांसपोर्ट नगर पारिमपोर कत बह बिल्कुल यह तुज कत सही है कि अक तरफ ये सोरे सिस्टम बना अगर ये पाइप लीक रोज यह कर प्रॉब्लम पगह और पत ग सड़क नव सर खराब बाकी चीज तक खराब तम सत मे उम्मीद कि जल जीवन की जिम्मेदार आसन और स्पेशली वजीर मोहतरम तिमन ता वातनावन सन लूक त पैगाम और सन जिम्मेदार प्रोग्राम तिम वातनावन तिमन ताम यह पैगाम तुंद युत जन अत पे कदम तिम बर वक्त तुलन तो मसल ग हल। लास्ट 2 कॉल्स फटाफट से ले लेते हैं जी आज के प्रोग्राम के। हेलो जी चले जी ड्रॉप करें जी, एक और कॉलर दीजिएगा। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत इस्लामाबाद पे जनाब इस्लामाबाद अनंतनाग पे अहनस वनियो फतेहगढ़ हाउसिंग कॉलोनी तो अत कोर मे वारिया लट तुंद जरिए फोन हजरत अहनस वन करता वन चल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहबस तह फाइल वसूल जनाब मटन पे तहसीलदार मटन पे इन करता रिमाइंड अगर अरशद कुन्नमत पे जनाब यह मसल इथे कन अरशद कुन्नमत पे हजरत मसले क्या फाइल मुतल्लिक क्या मामला दिमो प्लाट जनाब तम सात एडवर्टाइजमेंट वर्म फार्म पे अलाटमेंट गमज बाज़ाब्त प्लाटन हजरत गवर्नमेंट प्लाट अहनस वन हाउसिंग बोर्डन जनाब दित अहनस वन हजरत कर्मुत अचाई ना पत गो हालात तक जनाब पत आर्मी ऑक्युपाइड सोरे जमीन जनाब ठीक
बेलग हजरत यूनिवर्सिटी कैंपस साउथ कैंपस अनंतनाग हाई ग्राउंड इस्लामाबाद हाई ग्राउंड अनंतनाग तो वह कर रिमाइंडर क्या प्लाट होल्डर कम अज कम 116 जनाब। अच्छा या तो वना कि अस तो मैं कुछ जाए कंपनसेट करते जमीन दी तो कुछ जाए अगर बन कुछ जाए जमीन तो गो बन तेल दीत ना तु कंपनसेशन दीत ना जमीन रटता ना क्या हर्षा खुदा जन। चलो सठा शुक्रिया ना ऐसे मामले तुम जन कि तो पन तमाम फॉर्मेलिटी पूरी कर सड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि 10 बज रहे हैं और प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है कि हम आपको बताते हैं कि रात मौसम का मिजाज किस तरीके का रहा है और बदलते मौसम के बीच शहर श्रीनगर एक बार फिर -2.4 डिग्री पर रात को रहा है। काजीगुंड के अंदर भी -2.7, कुपवारा -3.0, पहलगाम -3.6 और गांधरबल के अंदर -2.0 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा के अंदर -2.2, बारामूला के अंदर -2.0 और पुलवामा के अंदर -3.9 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। बड़गाम -2.7 और शोपियां के अंदर -4.9 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू आएंगे तो रात किस तरीके से निकल चुकी है तो जम्मू के अंदर 6.8 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रहा है। सांबा के अंदर 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। कटरा के अंदर 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किश्तवाड़ 2.5 और रामबन के अंदर 7.4 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर के अंदर दर्जा हरारत रहा जी 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात का दर्जा हरारत पुंछ 6.0 डिग्री सेल्सियस। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो करगिल -10.0 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। द्रास -12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह के अंदर -11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेह के अंदर भी दर्जा हरारत। तो ये था मौसम का मिजाज कि रात किस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये बीती है, इस उम्मीद के साथ कि मौसम बेहतर हो और जो आसार बताए जा रहे हैं वो ना हो बल्कि बर्फबारी हो, बारिशें हो, ताकि आने वाली गर्मियों के अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश रह सके। इस उम्मीद के साथ फिलहाल प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पर इख्तिताम। आपके साथ मुलाकात होगी कल सुबह 8:35 पर प्रोग्राम सलाम जेके में। जब तक के लिए अपनी नेक दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।